प्रिय छात्र, आप अच्छे हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलिंघम आरेख। तो थोड़ा सा पीछे के चैप्टर के बारे में हम फोकस करते रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सांद्रित अयस्कों का अवकरण किया था धातु प्राप्त करने के क्रम में, जिसमें हम लोग देखे थे कि अपचयन विधि में हम कार्बन मोनोऑक्साइड से अवकरण कराए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक थे अर्थात धातु के ऑक्साइड थे जिनको हम लोग एल्यूमिनियम से अपचयन कराए थे, जिसमें था एल्यूमिना थर्मिट विधि था। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे आखिर उन सांद्रित अयस्कों को यदि हम अपचयन करा रहे हैं तो हमें कैसे पता चला कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड चाहे एल्यूमिनियम से ही इसका अपचयन कराएंगे। यह एक प्रश्न है, इस पर चर्चा होना चाहिए। आज के क्लास में हम इलिंघम आरेख के द्वारा दिया गया ये जो चार्ट है, जो आरेख है, इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो इलिंघम महोदय ने ये जब आरेख दिया तो केमिस्ट्री में बहुत बड़ा एक क्रांति आया, जिससे बिजनेस अर्थात उद्योग धंधे काफी ग्रोथ किए इनके मात्र चार्ट देने से। और समझ सकते हैं कि ये कितने महान व्यक्ति रहे होंगे। इलिंघम महोदय ने बतलाया है कि किसी भी धातु के अयस्क यानी सांद्रित अयस्क का अवकरण करने से पहले हमें उसके ऑक्साइड तक पहुंचना होगा, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुका है। और उस ऑक्सीजन को, जो भी अयस्क हमें प्राप्त है सांद्रित अयस्क, उसमें से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाना ही हमारा अपचयन कहलाता है अर्थात अवकरण कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर हम यह सीखेंगे कि सांद्रित अयस्कों का अवकरण करने के क्रम में हम किन किन अवकारकों का कैसे प्रयोग करेंगे, हमें इलिंघम आरेख के द्वारा ये पता चलेगा। तो आइए हम इलिंघम आरेख के बारे में देखते हैं और यहाँ पर विचार करेंगे कि आखिर ये जो चार्ट बनाया गया है किस लिए बनाया गया है। किसी भी धातु के ऑक्साइड का अवकरण करने से हम यदि जो अवकारक डालते हैं तो धातु के ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन होता है वो उस अवकारक के साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? जैसे मान लीजिए कोई धातु का अयस्क AO है, इसमें हम B अवकारक मिला दिए तो हमारा उत्पाद बनेगा A जो धातु रहेगा वो अलग हो जाएगा और BO यानी इसके ऑक्सीजन को लेकर ये अलग हो गया। लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये हमको B ही इसमें मिलाना है? तो इसको एक उदाहरण के साथ यदि हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए हम रोज खाना खाते हैं, तो रोज खाने में हम रोटी सब्जी खाते हैं, चाहे दाल चावल रोटी सब्जी, एक कॉम्बिनेशन के थ्रू खाते हैं। यदि हमें दे दिया जाए कि लो तुम दाल और सब्जी एक ही में लपेट कर खा जाओ, तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो जैसे कि दाल और सब्जी हम एक ही में लपेट कर नहीं खा सकते, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं माइंड सेट है कि नहीं, हमें उस दाल के साथ या तो रोटी खाना है या चावल खाना है, सब्जी के साथ हमें रोटी खाना है या चावल खाना है, या चावल रोटी के साथ हमको दाल और सब्जी दोनों चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सेट है। इसी प्रकार यहाँ पर इलिंघम जब दिए, ये जो चार्ट दिए, इसके द्वारा हमको पता चल जाएगा कि नहीं, हमें यहाँ पर B ही लेना है। तो क्यों लेना है? आखिर B ही इसमें अवकारक हम क्यों मिलाए? ये B अवकारक मिलाने का मेन रीजन ये है कि इसमें ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन को B ही आएगा जो हटा सकता है। जैसे ए B जब आएगा तो देखिए ए इसके O को पहले से लेकर यानी किडनैप कर कर बैठा हुआ है, तो ये बोलेगा कि देखो भाई हमारे ऑक्सीजन को दे दो, नहीं तो अब मारधाड़ एक्शन से भरपूर मूवी चालू होगा, यानी हम तुम्हें मारेंगे। और ये बेचारा डर जाता है, थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है, यानी अभिक्रिया की गति चलती रहती है और उसमें B की जीत होती है और B ऑक्सीजन लेकर अलग हो जाता है और A स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात A अपना अलग हो जाता है, B अपने साथी O को लेकर अलग हो जाता है। और यह किसी भी अभिक्रिया के लिए तभी संभव हो पाता है जब इनके बीच मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक हो। यदि ऋणात्मक होगा तभी अभिक्रिया होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पर फोकस कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पिछले क्लास में नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे किसी भी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कार्य करने की क्षमता को सिस्टम की मुक्त ऊर्जा द्वारा व्यक्त किया जाता है।
किसी भी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कार्य करने की क्षमता को सिस्टम की मुक्त ऊर्जा द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह सिस्टम की वह ऊर्जा है जो लाभप्रद कार्य में बदलने हेतु मुक्त रहती है। तो देखिए, जैसे हमारा बॉडी क्या है, हमारा बॉडी एक सिस्टम है और हमें किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। अच्छा, हम रोज खाना खाते हैं और खाकर यदि हम बैठ जाए, कोई काम न करें, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे। यानी पैसा से अन्न भी खरीदे, पैसा से दवाई भी खरीद कर पचाएंगे, और जब किडनी खराब हो गया तो चलो पैसा से उसको भी बदलवाएंगे। यानी केवल पैसा का खेल। इससे अच्छा ईश्वर जब जन्म दिए हैं तो लोगों को कार्य भी करना चाहिए। अर्थात सिस्टम, देखिए सिस्टम क्या है? किसी भी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कार्य करने की क्षमता को सिस्टम की मुक्त ऊर्जा द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी वो जब सिस्टम कार्य करेगा तभी उसमें ऊर्जा मुक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी, और ऊर्जा मुक्त होना जरूरी है। और यह सिस्टम की वह ऊर्जा है जो लाभप्रद कार्य में बदलने हेतु मुक्त रहती है। लाभप्रद कार्य, जैसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें एक उचित रिजल्ट चाहिए। यदि कभी आप देखे होंगे कि जैसे दवाई रिएक्शन कर गया, 2 इंजेक्शन एक साथ लगा दिया, झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, पता चलेगा कि व्यक्ति लेनी का देनी हो गया व्यक्ति को। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अर्थात हमें किसी भी सिस्टम की ऊर्जा जो है लाभप्रद कार्य में बदलने हेतु मुक्त ऊर्जा रहती है। अर्थात जो अवकारक मिलाते हैं, हमें उचित अवकारक का प्रयोग करना होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए। इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो जो उचित अवकारक मिलाएंगे केवल अभिक्रिया को संपन्न कराएगा। इससे नहीं पता चलेगा कि अभिक्रिया की दर क्या है, अर्थात अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित हो रहा है, ये नहीं पता चलेगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि नहीं साम्यावस्था तक जाएगा। जैसा कि इस चार्ट के द्वारा बताया गया है कि 1 मोल ऑक्सीजन से विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नॉट की गणना की गई है। अर्थात ये जो भी गणना किया गया है 1 मोल ऑक्सीजन पर किया गया है, जिसे विभिन्न तत्व अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण किए हैं। ताप वृद्धि से डेल्टा जी नॉट के भी मान में परिवर्तन होता है, अर्थात वृद्धि होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन के ऑक्सीकरण के लिए डेल्टा जी के मान में परिवर्तन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक देखिएगा, यहाँ पे जैसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं चार्ट पे, यहाँ पर 3 लाइनें आई हैं। देखिए, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। यदि इसको हम निकाल दें तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ऐसा ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला, और देखिए एक ये वाला है, मिल रहा है। तो जब कार्बन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का मेल हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो डेल्टा जी का मान, देखिए ये लाइन नीचे आया है, अर्थात डेल्टा जी का मान कम हो जाता है। वही बात यदि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यदि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, यानी सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी डेल्टा जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही बात यदि देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब निर्माण होता है तो ये ऊपर की ओर लाइन जा रही है, जो बतलाता है कि डेल्टा जी के मान में वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग जो आरेख दिया गया है इसके मेन उद्देश्यों को देखेंगे, अर्थात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर है आरेख में नीचे वाले तत्व के द्वारा ऊपर वाले ऑक्साइड को अपचयित किया जाता है। ये एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा कि आरेख में नीचे वाले तत्व के द्वारा ऊपर वाले ऑक्साइड को अपचयित किया जाता है। जैसे ये नीचे है, देखिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, तो नीचे वाले के द्वारा ऊपर वाले के ऑक्साइड को अपचयित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम के नीचे मैग्नीशियम है, तो नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले को अपचयित करेगा। कैसे करेगा? देखिए, जैसे Al2O3 है, यही ना ऑक्साइड है, इसमें हम डाल दिए Mg,
तो Mg डाल दिए तो क्या बनेगा MgO और एल्युमिनियम अलग हो जाएगा। ये अलग की बात है कि इसे बैलेंस कर लेंगे आगे चलकर। और यहीं पर देखिए जैसे लोहा है, लोहा का ऑक्साइड FeO है, यहाँ पर ए वाली लाइन देखिए, इसको दिखाते हैं आपको। जैसे ए वाली लाइन गई तो ये किसकी है, Fe की है, FeO की है। और ये देखिए ये किस पर क्रॉस कर रही है, देखिए यहाँ पर एक क्रॉस कर रही है, यहाँ पर एक क्रॉस कर रही है। तो ये किसकी लाइन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड की है। तो कहने का मतलब जहाँ क्रॉस कर रहा है वो उसके लिए अपचयन का काम करेगा, यानी अवकारक का काम करेगा। तो लोहा उद्योग में FeO है, इसमें हम अवकारक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे तो Fe धातु अलग हो जाएगा, यानी लोहा अलग हो जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। इस पर हमारा नम्र निवेदन है, जैसे हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी जी हैं, चाहे टाटा जी हैं, आज जो भी उनका उद्योग फल फूल रहा है इसी लिंगम महोदय की वजह से हो रहा है। तो इनसे नम्र निवेदन है कि कृपया ऐसे ऐसे वैज्ञानिक के सम्मान में भी आप लोगों को कुछ करना चाहिए। इसको हटा देते हैं अभी देखिए जैसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम से अपना अभिक्रिया करके MgO हो गया और एल्युमिनियम अलग हो गया। तो ये ऊपर था और ये नीचे था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लाइन ऊपर जा रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, यानी मैग्नीशियम अब ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यही है कि जब ये लाइन ऊपर चला गया तो अब मैग्नीशियम के ऑक्साइड को अपचयित एल्युमिनियम करेगा, यानी मैग्नीशियम के ऑक्साइड को अपचयित कौन करेगा, एल्युमिनियम करेगा। तब यहाँ पर Al2O3 होगा और Mg अलग हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तब। और टेम्परेचर का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 1200 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री के बीच में है, यानी 1200 है, यहाँ पर 1300 हो गया और यहाँ पर लगभग 1500, यानी वही लगभग 1400 के आसपास, 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास ताप की जरूरत होगी, जहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचयित कराया जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा क्लास वर्क हम लोग कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम दो रिएक्शन लिखे हैं, एक तो Cu2O प्लस Al कर दिए हैं और बना है Al2O3 प्लस Cu, और दूसरा रिएक्शन है Al2O3 प्लस Cu और गर्म किए हैं तो बना है Cu2O प्लस Al। हालांकि बैलेंस नहीं है, फिर भी हम अपने सुविधा के लिए इसको जांचने का प्रयास करेंगे कि कौन रिएक्शन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि इसमें कौन सही है। कुछ समय ले लीजिए और ध्यान से देखिए कौन सही है। चलिए टाइम खत्म हो गया, अब हम टिक लगा रहे हैं, आप अपने से बताइएगा। देखिए ये सही है और ये गलत है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, अन्यथा यदि गलत कर दिए हैं तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, शुरू से देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। और यदि ए ऑप्शन में लगाए हैं तो ये ठीक है, तर्क दे रहे हैं क्यों सही है। ये देखिए जैसे यहाँ पर Cu2 है तो यहाँ पर Cu2O है, और इसका हम अपचयन किससे करा रहे हैं, एल्युमिनियम से करा रहे हैं। तो एल्युमिनियम कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कॉपर के नीचे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम इसको तो अपचयित करेगा ही, यानी ये सही है। लेकिन यदि इसकी बात करेंगे तो एल्युमिनियम यहाँ है, कॉपर ऊपर है, तो ऊपर वाले थोड़ी ना नीचे वाले को अपचयित करता है, नीचे वाला ऊपर को अपचयित करता है। अर्थात ये वाला रिएक्शन गलत है, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होगा भी तो होगा कौन, पहला होगा। देखो बच्चा ध्यान देना, ये जो भी प्रोसेस हमारा चल रहा है ये ऑक्साइड अयस्कों के लिए है। बात आती है सल्फाइड अयस्कों के लिए, तो सल्फाइड अयस्क को हम पहले रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करने के बाद हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद तब हम इस प्रोसेस पर आएंगे। यदि हम डायरेक्ट हम सल्फाइड अयस्क को देखेंगे तो देखो कहाँ लिखा है, कहीं सल्फाइड अयस्क है नहीं, सारा लिखा गया है अयस्क, यानी ऑक्साइड के रूप में लिखा गया है। यानी हमारा जो भी ये काम करेगा ऑक्साइड अयस्कों के लिए काम करेगा, सल्फाइड अयस्कों के लिए नहीं। यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट समझने लायक है, यहाँ पर देखिएगा जैसे यहाँ पर ये सारा जो हमारा डेल्टा जी का मान है, यहाँ पर जो नीचे आ रहा है वो डेल्टा जी का मान है, डेल्टा जी नॉट का मान है। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हमारा सब माइनस में मान है, लेकिन यहाँ पर शून्य से स्टार्ट हो रहा है।
तो बात आती है कि ये जो शून्य से ऊपर है, देखिए यहाँ पर ऊपर जा रहा है, शून्य से ऊपर आ रहा है, तो क्या इसके लिए अपचयन कराने के लिए हमें अलग से धातु कोई डालना होगा? तो नहीं। जब शून्य से अधिक रहेगा यानी डेल्टा जी का मान जब धनात्मक में हो जाएगा तो वैसे यौगिकों को डायरेक्ट गर्म कर देने से उसका ऑक्सीजन हट जाता है यानी निकल जाता है। जैसे यहाँ पर 2Hg है, HgO, इसको केवल गर्म कर देने से Hg और O2 अलग हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार इलिंघम आरेख का टॉपिक आज समाप्त हुआ। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।